राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार को एक प्रेस वार्ता में बताया कि हरियाणा में दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाई जाएगी। सीएम खट्टर ने बताया कि हम हरियाणा में 10,000 एकड़ जमीन पर बड़े स्तर की जंगल सफारी का निर्माण कराएंगे। इसके लिए गुरुग्राम और फरीदाबाद जिले के करीब 10,000 एकड़ जमीन ली जाएगी। ये सफारी पार्क शाहजहां के पार्क से 5 गुना बड़ा होगा। सीएम खट्टर ने कहा कि हरियाणा सरकार के प्रस्तावित सफारी पार्क में 10 जोन बनाए गए हैं। रेप्टाइल का अलग एरिया, पक्षियों के लिए एनक्लोज्ड एरिया होगा। इसके अलावा मौसम के हिसाब से शेरों के लिए 4 जोन होंगे, जिनमें लायन, चीता, पैंथर और बाघ जैसे जानवर शामिल होंगे। इसके साथ ही शाकाहारी जानवरों का अलग जोन होगा। अभी मेरा दुबई का दौरा हुआ, बल्कि एक सप्ताह में ये कहना चाहिए एक बार नहीं 2 बार जाना हुआ है। अब एक प्रश्न सब करते हैं कि भी एक सप्ताह में 2 बार क्यों जाना हुआ। कुछ तिथियां इस प्रकार से तालमेल नहीं बैठ रहा था अलग अलग विषयों को लेकर के, इसलिए पहला दौरा मेरा 28 और 29 तारीख को हुआ और उसमें हमारे जो एनवायरमेंट मिनिस्टर केंद्र के श्री भूपेंद्र यादव जी, उनकी तिथियां उसी हिसाब से मिल पा रही थी और हमने जो उस दौरे का पर्पज रखा था वो था कि हरियाणा में एक बड़े स्केल की एक जंगल सफारी, इसका निर्माण हम करने जा रहे हैं। उसके लिए जगह लगभग 10,000 एकड़ ऐसा हमने ईयरमार्क कर ली है, चिन्हित हो गई है। वो 2 जिलों में वो जगह है। 6,000 एकड़ तो गुरुग्राम जिले की है और 4,000 एकड़ नूंह जिले की है। एडजॉइनिंग दोनों जिले हैं। अरावली की पहाड़ियां वो एक उपयुक्त स्थान है ऐसा फॉरेस्ट का जो एक एरिया, वो अब हमने उसको डिक्लेयर करवाया है। तो फॉरेस्ट एरिया डिक्लेरेशन के बाद वहाँ एक जंगल सफारी वो बनेगी। तो उस सफारी को बनाने के लिए कई प्रकार की जो कंसल्टेशंस हैं वो चल रही हैं और प्रत्यक्ष शारजा की एक सफारी जो लगभग 2,000 एकड़ में है, उसका नाम भी काफी प्रसिद्ध सफारी है। अफ्रीका के जंतुओं को ला करके, एनिमल्स को ला करके और वो निर्माण किया गया उसका। पिछले 7 साल से उसका निर्माण हो रहा है, लेकिन अच्छी एक प्रेजेंटेशन उनकी है, तो हमने कहा उसको भी पहले देखेंगे और इंटरनेशनल लेवल के और जो कंसल्टेंट्स हैं उनसे भी कंसल्ट करेंगे ताकि एक अच्छी लेवल की सबसे बड़ी सफारी एक प्रकार से ये होगी। तो इस प्रकार से अपने आप में इसकी कुछ विशेषताएं होंगी, लेकिन वो सारी कंसल्टेशन चल रही है। जब ये बनकर के सारा प्रारूप इसका तैयार होगा तो हमारे सामने वो आएगी। अलग अलग जोन्स इसके अंदर जो विचार किए गए हैं, 10 जोन लगभग होंगे इसमें। एक बड़ा हर्पेटेरियम जिसमें रेप्टाइल्स, स्नेक्स आदि का एक एरिया होगा। एवरी बर्ड पार्क जो एक एनक्लोज्ड एरिना होगा बर्ड्स के लिए, ताकि एक बड़ा क्षेत्र हर प्रकार के छोटे बड़े जो पक्षी हैं उनको वहां रखा जा सके और उनके लिए अंदर सारी व्यवस्थाएं भी होंगी, लेकिन वो बर्ड्स मौसम के हिसाब से वहां रहेंगे ताकि वहां पर रहने के लिए उनको एक उचित वातावरण भी मिल सके। शेर जो है इनके अलग अलग 4 जोन होंगे। लायन होगा, टाइगर, पैंथर, चीता भी हम कोशिश करेंगे कि एक जोन उसके लिए बनाया जा सके, क्योंकि चीता की उपलब्धि अपने आप में थोड़ा कठिन है। फिर भी जैसे अब प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में एक चीते ला करके और जो एक वहां इस प्रकार का उनकी व्यवस्था की है, ऐसी व्यवस्था हम भी विचार करेंगे कि केंद्र सरकार की सहायता से कहीं से भी हमको चीता उपलब्ध हो जाए तो उसको भी हम रखेंगे। फिर शाकाहारी जानवर जितने भी रहते हैं उसमें उसका भी एक बड़ा क्षेत्र वो बनाएंगे। पशु पक्षी जो विदेश के हैं, अपने यहाँ जिसकी प्रजातियां कम मिलती हैं, ऐसे एक अलग से उसका भी एक जोन बनेगा। एक अंडर वाटर वर्ल्ड जैसा एक्वेरियम, इस टाइप के रेप्टाइल्स, इस प्रकार के जो अंडरग्राउंड भी होते हैं, रेप्टाइल्स तो जमीन पर होते हैं, लेकिन मछलियां या मगरमच्छ इस प्रकार के वो एक अंडरग्राउंड वाटर का एक जोन होगा। एक नेचर ट्रेल जिसमें वॉकिंग है, ट्रैकिंग है, साइकिलिंग है, इस प्रकार का भी एक जोन वहां रहेगा ताकि जो टूरिस्ट आते हैं उनको वो भी एक उस प्रकार का मिले। विजिटर टूरिज्म जोन जिसमें ऑडिटोरियम होगा, 3D शोज होंगे,
कुछ हिस्टोरिकल जो फैक्ट्स हैं उनकी एग्जीबिशन होगी, नेचुरल जो नेचर के अंदर रहने वाली चीजें ऐसी देश और दुनिया में पाई जाती हैं उसका एक उसके लिए स्टडी सेंटर भी स्टाफ टाइप का हम कह सकते हैं, वो भी प्रदर्शनियां उसकी वो लगेंगी। फिर एक बोटैनिकल गार्डन, बायोम्स जिसको कहते हैं, उसमें भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यानी जैसे हम ये कह सकते हैं कि पौधे जो है या फ्लावर जो है देश दुनिया के अच्छे अच्छे जो प्रकार के विभिन्न प्रकार के, उसका भी वहां प्रदर्शन होगा। ट्रॉपिकल कोस्टल डेजर्ट ये एक इस प्रकार से रहेगा। तो ऐसा एक बड़ा जो जंगल सफारी का ये प्रारूप ये निकल करके आएगा। संयोग से दिल्ली के निकट होने के कारण से वीकेंड्स पर कैपिटल रीजन के जो लोग हैं उनको भी जाने का उसमें अवसर मिलेगा। एयरपोर्ट नजदीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, विदेशी जो टूरिस्ट हैं उनके लिए भी आकर्षण का एक केंद्र बनेगा और आसपास के इलाके की इकोनॉमी ये भी उसमें बढ़ेगी। हमने होम स्टे जो पॉलिसी है इसका जो प्रारंभ किया है उसका लाभ भी वहां के इलाके के आसपास के गांवों को मिलेगा। जो ये सारे एरिया जो है इसमें गांव जो आते हैं, गैरतपुर बास, सकतपुर, नौरंगपुर, बारगुजर, ऐसे लगभग 8-10 गांव बिल्कुल विसिनिटी में हैं, तो इनको भी उसका ये लाभ मिलने वाला है। जमीन पूरी जो है वो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट सेक्शन 38, सेक्शन 80 इसके अंतर्गत वो जमीन जो है ली जाएगी ताकि गांव के लोग उस जमीन को और इस सफारी के लिए उपलब्ध करा सकें, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसको इस ढंग से जो कोई और व्यवस्था है वो सब करेंगे। गुरुवार को भाजपा प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम और हरीश खुराना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी पर कड़ा वार किया है। भाजपा प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने कहा कि सीएम केजरीवाल कहते थे चोरी रोकेंगे, लेकिन आज खुद चोरी कर रहे हैं। भाजपा ने दावा किया कि बिजली सब्सिडी में दिल्ली में बड़ा घोटाला हुआ है। केजरीवाल सरकार ने अपने ही कैबिनेट के डिसीजन को अलग रखा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार की ओर से ऑडिट नहीं किया गया है। भाजपा प्रवक्ता ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि चाहे शराब घोटाला हो या बस घोटाला, आम आदमी पार्टी सब में कमिश्नर खोरी करती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बिजली सब्सिडी में घोटाला हुआ है, ऑडिट कराने की बजाय ऑडिट नहीं किया गया। जो 2013 में केजरीवाल जी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते थे कि हम इन कंपनियों को बदल देंगे, डिस्कॉम्स जो है उनको बदल देंगे, इसलिए कि ये चोर कंपनियां हैं, चोरी करती हैं, घोटाला करती हैं और इनको हम बदलेंगे। लेकिन आज ऐसी कौन सी मजबूरी है और ऐसी कौन सी मजबूरी थी केजरीवाल जी कि आज इनके साथ ही आप साठगांठ करके वही जिसके बारे में आप कहते थे कि चोरी को रोकेंगे, आज खुद चोरी कर रहे हैं। मैं आपके सामने तथ्य रखूंगा कि आखिर वो कौन सी मजबूरी थी जो आज उनको चोरी करने पे मजबूर कर रही है और मुखौटा पहन के कुछ और ही लोगों को गुमराह करते रहते हैं। देखिए, ये दो जो कंपनियां हैं उसका नाम है BRPL और BYPL, BSES राजधानी प्राइवेट लिमिटेड और BSES यमुना प्राइवेट लिमिटेड। ये दोनों कंपनियों में 51% अनिल अंबानी जी का शेयर है और 49% जो है वो शेयर जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट का है। दिल्ली गवर्नमेंट का 21,250 करोड़ रुपया बकाया था जो इन दो कंपनियों को देना था। मैं ये भी कहना चाहता हूं, तीसरा डिस्कॉम जो है टाटा का था, वो उसने पूरा बकाया जो है दिल्ली गवर्नमेंट का पूरा किया, एक पाई भी उधार नहीं है, कोई बकाया नहीं है। लेकिन ये अनिल अंबानी जी के जो ग्रुप की कंपनी थी उनमें दोनों कंपनियों ने भारी जो है आउटस्टैंडिंग रहा, वो 21,250 करोड़ रुपए का आउटस्टैंडिंग रहा। लेकिन देखिए साठगांठ यहां पर जो आपके सामने रख रहा हूं कि पहली बात तो उन्होंने क्या किया कि वहां के जितने भी बोर्ड में रहते थे, इन कंपनियों के बोर्ड में 49% चूंकि दिल्ली गवर्नमेंट है इसलिए वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को बोर्ड में डालती थी। और वोट बोर्ड में कौन रहते थे? बोर्ड में रहते थे रिटायर्ड IAS ऑफिसर, रिटायर्ड फाइनेंस सेक्रेटरी, रिटायर्ड पावर सेक्रेटरी, ये सारे लोग रहते थे जो सरकार के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते थे और वो उस वक्त उनको बोर्ड में उनकी जगह मिलती थी। लेकिन केजरीवाल जी ने इन सभी लोगों को हटा दिया, इन सारे लोगों को हटा के अपने खास लोगों को
उसमें रखा ताकि घोटाला करने में आसानी हो और दिल्ली गवर्नमेंट का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं बचे। इसलिए कि यहाँ पर तो दिल्ली गवर्नमेंट का इंटरेस्ट नहीं बल्कि केजरीवाल जी का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना था। मैं उनसे 3-4 सवाल करना चाहता हूँ कि आखिर केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ कि BRPL और BPL का हर साल ऑडिट कराने का जो आपका वादा था वो आखिर क्यों नहीं किया, क्या मजबूरी रही थी, क्या आपने नहीं किया? ये पहला मेरा सवाल है और इस सवाल का हम जवाब चाहते हैं केजरीवाल जी के आखिर आपके कैबिनेट डिसीजन को आपने क्यों इग्नोर किया। दूसरा सवाल है कि जब आपको दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने आदेश दिया था और उसका लेटर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, उसका लेटर ही मैं ढूंढ रहा था, ये लेटर है, देखिए ये लेटर है DERC का, जिसमें बड़े साफ लफ्जों में आदेश दिया गया है दिल्ली गवर्नमेंट को कि आखिर आपको जो भी सब्सिडी देते हैं वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत किया जाए। अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर जी ने चीफ सेक्रेटरी से इस पे 7 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है कि आखिर क्यों ऐसा नहीं किया गया, जबकि ये DERC का इंस्ट्रक्शन था, आदेश था दिल्ली गवर्नमेंट को कि आप जो भी है वो इसके थ्रू DBT के थ्रू किया जाए। तीसरी चीज, आखिर जो मैंने पहले भी कहा उसी का जिक्र कर रहा हूं कि आखिर कोई कारण तो होगा कि सरकारी रिटायर्ड ऑफिसर्स जो दिल्ली गवर्नमेंट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते थे उनको बिल्कुल हटा दिया गया बोर्ड से। वो कौन सी मजबूरियां थी? क्या वो आपके आड़े आ रहे थे? क्या आपको घोटाला करने में मदद करने के बजाय वो आपके आड़े खड़े हो गए थे? आखिर वो कौन सी बात थी? जितने सीनियर ऑफिसर्स, फाइनेंस सेक्रेटरी, पावर सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, जो उसके मेंबर होते थे, बोर्ड पे रिप्रेजेंटेटिव होते थे, इन सब को आपने हटा दिया। लेकिन आपने रखा कैसे लोगों को? जो घोटाला के लिए जाने जाते हैं, ND गुप्ता, जैस्मिन शाह, ये सब तो इनके प्यादे हैं जो घोटाला करते हैं। तो इसका भी जवाब देना पड़ेगा कि किन मजबूरियों के कारण आपने इन लोगों को हटाया था, इसका जवाब देना पड़ेगा। और आखिरी सवाल है कि जो 11,500 जो फ्यूचर सेटलमेंट है उसकी रूपरेखा किसको मालूम है? आखिर वो क्या अंडरस्टैंडिंग आपने की? कैसे बताएंगे आप कितने बेनिफिशियरीज थे और किस तरह से सब्सिडी का जो है उसमें एडजस्टमेंट किया गया? माल तो यही खाया आपने, इसलिए दुनिया की नजरों से छुपा रहे हैं। लेकिन दिल्ली की जनता जानती है कि आप मुखौटा पहनते हैं, बहुत बरगलाया है। अब आपको सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा। मैं इन 4 सवालों के साथ जो केजरीवाल जी के सरकार से किया है, मुझे उम्मीद है उसका जवाब देंगे। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। गुजरात में स्कूलों को लेकर दिल्ली सरकार की आम आदमी पार्टी और भाजपा आमने सामने आ गई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुजरात में बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट CR पाटिल के बयान पर पलटवार किया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि मैं पाटिल साहब के आमंत्रण को स्वीकार करता हूं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि गुजरात की जनता चाहती है कि 5 साल में स्कूल की व्यवस्था ठीक हो, उसके लिए हजारों साल नहीं चाहिए। मैं स्कूल देखने गया था, प्रोजेक्टर पर बदहाल स्कूलों के फोटो दिखाए गए। पाटिल साहब ने स्कूल देखने के लिए आमंत्रित किया है, मैं उनके आमंत्रण को स्वीकार करता हूं कि बताइए कब आना है। गुजरात के शिक्षा मंत्री के इलाके से शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है CR पाटिल अपने आमंत्रण से पलटेंगे नहीं और वो बताएंगे कि कब आना है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल जी ने आज एक बयान दिया है। आप सब जानते हैं गुजरात में
चुनाव होने वाला है और वहाँ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हम सब जाते हैं तो गुजरात के लोग जगह जगह हमें स्कूल दिखाते हैं कि देखो कितने खराब स्कूल हैं और 27 साल में बीजेपी ने स्कूलों पे कोई काम नहीं किया। ये खुद गुजरात के लोग अब जगह जगह दिखा रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं वहाँ गुजरात में स्कूल की और कहते हैं कि 5 साल में स्कूल बदल सकते हैं, इन्होंने 27 साल में कुछ नहीं किया, तो आज CR पाटिल साहब ने उसके जवाब में कहा है कि कुछ लोग बाहर से आके कह रहे हैं कि गुजरात में स्कूल नहीं बने, स्कूल नहीं बने। उन्होंने कहा है कि उन्होंने गुजरात की सरकार ने सूरत में 73 प्राइमरी स्कूलों को स्मार्ट बोर्ड लगवा के ठीक किया है। पहले तो ये अच्छा लगा कि अब गुजरात की जनता के डर से, क्योंकि गुजरात की जनता अब स्कूल मांग रही है, तो सरकार के 27 साल खत्म होने के मौके पर अब 73 स्कूल तो आपने ठीक कराए, तो ये अच्छी बात है। लेकिन ये दुख भी हुआ कि 27 साल में भारतीय जनता पार्टी ने केवल 73 सरकारी स्कूल ठीक कराए। मैं डेटा देख रहा था क्योंकि हमने हिसाब लगाया कि गुजरात में कितने दिन में स्कूल ठीक हो सकते हैं, तो मैंने तो गुजरात के कोने कोने में स्कूल देखे हैं, खराब पड़े हैं, सारे सड़े पड़े हैं स्कूल, पढ़ने के लिए फैसिलिटीज़ नहीं है, टीचर्स दुखी हैं कि कोई फैसिलिटी नहीं दे रही सरकार। लेकिन अगर आप 27 साल में 73 सरकारी स्कूल ठीक करते हैं तो गुजरात में 40,800 सरकारी स्कूल हैं। इस रेट पे तो आपको 15,000 साल लगेंगे सारे सरकारी स्कूलों को शानदार बनाने में, तो आप 15,000 साल की बात कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का ये फार्मूला बहुत घटिया है कि 27 साल में हम 73 सरकारी स्कूल ठीक करेंगे। आपका फार्मूला गुजरात के किसी काम का नहीं है। गुजरात की जनता चाहती है कि 5 साल में स्कूल ठीक हों। ये हज़ारों साल इंतज़ार नहीं करना चाहती है गुजरात की जनता। इसलिए आज वो केजरीवाल जी के काम पे यकीन कर रही है, इस बात पे यकीन कर रही है कि अगर केजरीवाल जी दिल्ली के स्कूल ठीक करके दिखा सकते हैं 5 साल में, तो गुजरात के भी स्कूल आम आदमी पार्टी की सरकार 5 साल में ठीक कर सकती है, और हो सकते हैं 5 साल में ठीक हो सकते हैं। 27 साल में हमने 73 स्कूल ठीक करके दिखाएं, वो भी प्राइमरी स्कूल, तो ये तो अब गुजरात को स्वीकार नहीं है। गुजरात की जनता 5 साल में अपने स्कूल ठीक कराना चाहती है, और हो सकते हैं ये केजरीवाल जी ने करके दिखाया, गुजरात में भी करके दिखाएंगे। पाटिल साहब ने ये भी कहा है कि आप आइए, मैं आमंत्रण देता हूँ स्कूल देखने के लिए, तो मैं पाटिल साहब का आमंत्रण स्वीकार भी करता हूँ। ये अच्छी बात है। मैं पहले भी गया था देखने, आपने खुद भी देखा कि किस तरह के स्कूल वहाँ पे हैं, तो मैं उनके आमंत्रण को स्वीकार करता हूँ। मैं पाटिल साहब से कहना चाहता हूँ कि आप बताएं कब आना है, और शिक्षा मंत्री जी के इलाके से शुरू करेंगे। गुजरात के शिक्षा मंत्री के इलाके में स्कूल देखेंगे, और उसके बाद फिर और भी स्कूल देखेंगे, कहाँ आपने ठीक कराएं, कहाँ जनता खराब बता रही है, हर तरह के स्कूल देखेंगे। और उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी दिल्ली आइएगा, हम भी आपको अपने स्कूल दिखाएंगे कि कैसे 5 साल में स्कूल बदलें, और आप भी दिखाइएगा कि कहाँ रह गए और कहाँ बदलें। अच्छी बात है कि स्कूल पे बहस हो रही है, स्कूल पे चर्चा हो रही है, लेकिन अब मुझे पूरी उम्मीद है कि CR पाटिल साहब अपने आमंत्रण से पलटेंगे नहीं, और बहुत जल्द गुजरात के शिक्षा मंत्री के इलाके में स्कूल देखने के लिए आमंत्रण की तारीख बताएंगे। दिल्ली में सर्दी से पहले प्रदूषण रोकने के लिए केजरीवाल सरकार पहले से ही अलर्ट हो गई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली में धूल विरोधी अभियान के तहत निर्माण स्थलों से फैलने वाले प्रदूषण की निगरानी के लिए टीम गठित कर दी गई है। इस साल दिल्ली में प्रदूषण न फैले, इसके लिए सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। गोपाल राय ने कहा कि एंटी डस्ट कैंपेन के लिए 586 टीमों का गठन किया गया है। ये कैंपेन 6 नवंबर तक जारी रहेगा और प्रदूषण फैलाने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। आज से पूरे दिल्ली के अंदर एंटी डस्ट कैंपेन शुरू किया जा रहा है। दिल्ली के अंदर एंटी डस्ट कैंपेन की मॉनिटरिंग के लिए अलग अलग एजेंसियों के साथ मिलकर 586 टीमों का गठन किया गया है। ये 586 टीमें ग्राउंड पर जा कर के जगह जगह मॉनिटर करेंगी कि एंटी डस्ट कैंपेन के तहत जो कंस्ट्रक्शन साइट के लिए, निर्माण के लिए नियम बनाए गए हैं
वो नियम फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये जो 586 टीमें बनी हैं उनमें डीपीसीसी से 33 टीम है, राजस्व विभाग से 165 टीम है, एमसीडी की 300 टीम है, डीएसआईडीसी की 20 टीम है, दिल्ली जल बोर्ड की 14 टीम है, डीडीए के 33 टीम है, दिल्ली मेट्रो की 3 टीमें हैं, सीपीडब्ल्यूडी की 6 टीमें हैं, पीडब्ल्यूडी की 6 टीमें हैं, एनडीएमसी की 1 टीम है, दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड की 4 टीमें हैं और एनएचएआई की 1 टीमें हैं। ये टोटल 586 टीमें आज से एंटी डस्ट कैंपेन के तहत अपना अभियान शुरू करेंगी। ये जो अभियान है, इस अभियान में अलग अलग जगहों पर जो कंस्ट्रक्शन साइटों पर निर्माण संबंधी 14 नियम बनाए गए हैं, इन 14 नियमों का वो मॉनिटरिंग करेंगी कि क्या इन 14 नियमों का वो कंस्ट्रक्शन साइट फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। ये जो 14 नियम है उसमें से पहला है कि सभी निर्माण साइट्स पर निर्माण स्थल के चारों तरफ धूल रोकने के लिए ऊंची टीन की दीवार खड़ा करना जरूरी है। दूसरा, धूल प्रदूषण को लेकर पहले केवल 20,000 वर्ग मीटर के ऊपर के जो निर्माण साइट थे वहां पर एक एंटी स्मॉग गन लगाने का नियम था, लेकिन अब इस बार से इसे बदल दिया गया है। अब दिल्ली के अंदर 5,000 वर्ग मीटर से लेकर उसके ऊपर तक के एरिया में जहां जहां निर्माण कार्य हो रहा है वहां पर एंटी स्मॉग गन इस तरह से लगाना होगा। अगर 5,000 से 10,000 वर्ग मीटर में निर्माण साइट है तो एक एंटी स्मॉग गन, 10,000 से 15,000 वर्ग मीटर में है तो 2 एंटी स्मॉग गन, 20,000 से ऊपर का जो है नहीं 15,000 से 20,000 के लिए 3 एंटी स्मॉग गन, 20,000 से ऊपर के लिए 4 एंटी स्मॉग गन लगाना होगा। तीसरा जो नियम है, निर्माण और ध्वस्तीकरण के कार्य के लिए त्रिपाल या नेट से ढकना होगा। चौथा, निर्माण स्थल पर निर्माण संबंधी सामग्री को लाने ले जाने वाले वाहनों की सफाई एवं पहिए साफ करना जरूरी होगा। पांचवा, निर्माण सामग्री ले जा रहे वाहनों को पूरी तरह से ढकना जरूरी होगा। छठा, निर्माण सामग्री और ध्वस्तीकरण का मलबा चिन्हित जगह पर डालना जरूरी है, साइड के किनारे या इधर उधर नहीं डाल सकते हैं। सातवां, किसी भी प्रकार के निर्माण सामग्री मिट्टी बालू को बिना ढके नहीं रख सकते हैं। आठवां, निर्माण कार्य में पत्थर की कटिंग का काम खुले में नहीं होना चाहिए, वेट जेट का उपयोग पत्थर काटने के लिए किया जाना चाहिए। नवां, निर्माण स्थल पर धूल से बचाव के लिए कच्ची सतह और मिट्टी वाले क्षेत्र में लगातार पानी का छिड़काव करना होगा। 10वां, 20,000 वर्ग मीटर से अधिक का जो निर्माण स्थल है या ध्वस्तीकरण का स्थल है वहां पर पक्की सड़क बनाना होगा ब्लैक टोपल से, जिससे कि गाड़ी आने जाने से वहां पर डस्ट न उड़े। 11वां, निर्माण और ध्वस्तीकरण से उत्पन्न अपशिष्ट का साइट पर ही रिसाइकल किया जाए या फिर उसे जो चिन्हित जगह है वहीं पर ले जाकर के डाला जाए और उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए। 12वां, निर्माण स्थल पर लोडिंग अपलोडिंग एवं निर्माण सामग्री या मलबे की धुलाई करने वाले कर्मचारी को डस्ट मास्क देना जरूरी होगा। 13वां, निर्माण स्थल पर कार्य करने वाले सभी वर्कर के लिए मेडिकल सुविधा की व्यवस्था करनी होगी। 14वां, निर्माण स्थल पर धूल कम करने के उपाय दिशा निर्देशों का साइन बोर्ड प्रमुखता से वहां पर जो है लगाना होगा। जहां पर भी ये जो 14 नियम हैं ये टीमें जाएंगी और अगर उल्लंघन हो रहा है तो वहां पर जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 10,000 से लेकर के 5 लाख से ज्यादा तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है और अगर ज्यादा उल्लंघन दिख रहा है तो निर्माण साइट पर क्लोजिंग का भी वहां पर बंद किया जा सकता है। आज से दिल्ली के लोगों से हमारी यही अपील है कि ये जो 14 नियम हमने आपको बताए हैं आप इसका पालन जरूर करें। अगर कोई आपके गली मोहल्ले में, आपके इलाके में या कहीं भी बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट में अगर आपको दिखता है कि इसका कोई पालन नहीं कर रहा है तो हमारा ग्रीन दिल्ली ऐप
पर आप ज़रूर फ़ोटो खींच करके कंप्लेन करें, जिससे कि हम उसे और मॉनिटर तरीके से इसको जो है इम्प्लीमेंट कर सकें। तो आज से जो एंटी डस्ट कैंपेन शुरू हो रहा है 6 नवंबर तक चलेगा। 1 महीने तक ये एंटी डस्ट कैंपेन चलता रहेगा और ये टीमें फील्ड में सारी एक्टिविटी को मॉनिटर करती रहेंगी। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और विधायक दुर्गेश पाठक ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को आड़े हाथ लिया है। दुर्गेश पाठक ने कहा कि 2 महीने पहले हमने बीजेपी का MCD में 6000 करोड़ का घोटाला रखा था, जिसके लिए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने LG साहब को सभी सबूतों के साथ पत्र लिखकर जांच की मांग की। हमने सबूतों के साथ कई घोटालों के बारे में LG साहब को बताया, लेकिन LG साहब ने अभी तक कोई जांच के आदेश नहीं दिए। इससे ये साबित होता है कि LG साहब ने जो भी जांच के आदेश दिए हैं वो राजनीति से प्रेरित हैं। दुर्गेश पाठक ने सवाल किया कि अभी तक LG साहब ने जांच के आदेश क्यों नहीं दिए। LG साहब बीजेपी के किस नेता को बचाने की कोशिश में हैं? आज के लगभग 2 महीने पहले बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता के सामने रखा था और जिससे ये प्रूव होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने MCD के अंदर लगभग 6000 करोड़ रुपए का टोल घोटाला किया। किस तरह से एक कंपनी को इन्होंने 1200 करोड़ रुपए से ज़्यादा का टेंडर दिया। उस कंपनी ने पहले साल तो पैसा दिया, उसके बाद उस कंपनी ने पैसे ही नहीं दिए। पैसे ना देने के बावजूद भी उस कंपनी से ही ये टोल का काम कराते रहे। बाद में 2021-2022 में उन्होंने जाके उस कंपनी को बदला, फिर से टेंडर हुआ। जो टेंडर 2016 में 1200 करोड़ रुपए का था, वो टेंडर इन्होंने अब जाके 700 करोड़ में दे दिया। और सबसे दुर्भाग्य की बात है, उसी कंपनी की ही एक सिस्टर कंपनी को इन्होंने ये टेंडर दे दिया। हमने पूछा, पूरा कैलकुलेशन किया तो लगभग 6000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का घोटाला था। हमने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने LG साहब को पत्र लिखा। सिर्फ पत्र ही नहीं लिखा, बल्कि उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स LG साहब को दिया और हमने कहा जी इसके ऊपर जांच कराइए। आज लगभग 2 से 2.5 महीने हो गए, LG साहब ने इस पर जांच नहीं कराए, अभी तक कोई आदेश नहीं दिया। इवन आपका पत्र मिला, इसकी जो पावती लिख के भेजते हैं वो भी आज तक नहीं भेजा उन्होंने। तो हमारा प्रश्न ये है, ऐसा लगता है कि इस घोटाले में भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर नेता इसमें इन्वॉल्व हैं, तभी शायद LG साहब की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो जांच करवा लें। आज दिल्ली की जनता के सामने हम एक प्रश्न पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि उनका कौन सीनियर नेता इस पूरे करप्शन में इन्वॉल्व है, जिसकी वो जांच कराने से भाग रहे हैं। LG साहब जिस नेता की जांच नहीं करा पा रहे हैं, इसका मतलब कि कोई बहुत बड़ा नेता इस पूरे टोल घोटाले में इन्वॉल्व है, जो कि दिल्ली की जनता के गाढ़ी कमाई का जो टैक्स का पैसा था 6000 करोड़ रुपए लूट ले गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपॉइंटमेंट LG साहब जांच कराने से भाग रहे हैं, जांच भी नहीं करा रहे हैं। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की स्थिति हो नहीं सकती। LG साहब ने कई सारे जांच पिछले, अब तो लोग भूल भी गए हैं कि कौन कौन से जांच वो करा रहे हैं। हर दिन सुबह उठते हैं, एक जांच की आदेश देते हैं, मिलता कुछ नहीं है, फिर तीसरे दिन एक नए जांच की आदेश देते हैं। अभी तक उन्होंने आम आदमी पार्टी के ऊपर कई सारे जांच की आदेश दे दिए, लेकिन मिला कुछ नहीं, ना कोई सबूत है, ना कोई डॉक्यूमेंट है, ना कुछ है। लेकिन फिर भी हम वेलकम करते हैं। हम उनसे कहते हैं अगर आप हमारी और भी जांच कराना चाहते हो, आप हमारी जांच करा लो, लेकिन इसकी भी तो जांच कराओ। इसकी जांच क्यों नहीं करा रहे हो? ये 6000 करोड़ रुपए का जो टोल घोटाला हुआ, उसकी जांच कराने से LG साहब क्यों भाग रहे हैं? क्या LG साहब खुद बताएं दिल्ली की जनता को, भारतीय जनता पार्टी के किस बड़े नेता को बचा रहे हैं, जिससे उन्हें डर लग रहा है कि अगर वो जांच कराएं तो बड़ा नेता उसमें फंस सकता है, बड़ा नेता जेल जा सकता है। हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि इसकी जांच कराएं
अगर इसकी जांच नहीं कराते हैं तो लोगों के मन में ये शक जरूर जाएगा कि इसका मतलब कि खेल बहुत बड़े लेवल का है और भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत बड़ा नेता इसमें इन्वॉल्व है, जिसमें हिम्मत नहीं है एलजी साहब की कि उसके खिलाफ जांच करने का आदेश दे दें। अभी तक तो यही लग रहा है। हमने कई सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे, हमने कई सारे कागज, हम तो सबूतों के साथ भेजते हैं, फिर भी अभी तक कोई जांच के आदेश नहीं दिए गए। तो इससे ये लगता तो यही है कि जो भी उनके जांच है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड जांच है। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता ऊपर से उनको देते हैं कि ये जांच आप करवाओ, पीएमओ से उनको आता है कि ये वाली जांच कराओ, हर दिन जांच कराओ। उनका टास्क है कि डेली सुबह उठ के ब्रेकफास्ट से पहले आपको एक जांच का आदेश देना है। तो वो कुछ भी उलूल जुलूल करते रहते हैं, लेकिन जिसके डॉक्यूमेंट हैं, जिसके पूरे के पूरे प्रूफ हैं, और ये डॉक्यूमेंट भी एमसीडी के डॉक्यूमेंट है, ऐसा नहीं कि मैंने ये डॉक्यूमेंट्स बनाए या किसी और ने ये डॉक्यूमेंट्स बनाए, उसके बाद भी जांच कराने से भाग रहे हैं। इसका मतलब एक ही है कि एलजी साहब किसी बहुत बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता को बचा रहे हैं। पश्चिमी जिला डीसीपी घनश्याम बंसल से मिली जानकारी के मुताबिक कीर्तिनगर पुलिस थाना में नवल अग्रवाल नाम के एक शिकायतकर्ता ने 26 सितंबर 2022 को थाने में शिकायत की थी कि 26 तारीख को जब उसने 5/32 कीर्तिनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित अपने गोदाम का दौरा किया तो उसने पाया कि उसके गोदाम से लगभग 50 लाख रुपए की सामग्री गायब थी। इसके बाद कीर्तिनगर थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। इस संबंध में कीर्तिनगर थाना के एसएचओ इंस्पेक्टर अजीत कुमार झा के नेतृत्व और पंजाबी बाग के एसीपी सुमन पुष्करान के समग्र पर्यवेक्षण में एसआई मनदीप कुमार, हेड कांस्टेबल संजय, हेड कांस्टेबल अंकित, हेड कांस्टेबल खेमाराम, कांस्टेबल नवीन, कांस्टेबल दीपक, कांस्टेबल कपिल सहित एक समर्पित टीम का गठन किया गया। जांच के दौरान पता चला कि 25 व 26 सितंबर की दरमियानी रात को कोई अज्ञात व्यक्ति गोदाम से इलेक्ट्रॉनिक सामग्री ले गया था। जांच के दौरान कीर्तिनगर के आसपास कई सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई और कुछ स्थानीय मुखबिरों को मामले पर तैनात किया गया था। स्थानीय मुखबिरों और सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों की पहचान 19 वर्षीय आरोपी गौरव कुमार उर्फ गोरेलाल निवासी कीर्तिनगर औद्योगिक क्षेत्र जो बिहार का स्थायी निवासी है, तो वहीं दूसरे आरोपी की पहचान 26 वर्षीय आरोपी अमन कुमार निवासी कीर्तिनगर औद्योगिक क्षेत्र जो यूपी का रहने वाला है। इसी आधार पर दिल्ली और बिहार के क्षेत्र में कई छापेमारी की गई है और उक्त मामले में चोरी की गई सामग्री आरोपी गौरव के आवास यानी बिहार से आरोपी के घर से बरामद की गई है। जांच में पाया गया कि आरोपी गौरव कुमार उर्फ गोरेलाल अपने घर पर सामग्री छोड़कर दिल्ली लौट आया था। आगे की जांच के दौरान आरोपी व्यक्तियों को पुलिस ने कीर्तिनगर से पकड़ लिया है और इस मामले में आगे की जांच जारी है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब वक्त है देश दुनिया की धड़ाधड़ 10 खबरों का। अमेरिका में किडनैप हुए 4 भारतीयों के शव कैलिफोर्निया पुलिस ने किया बरामद। 3 दिन पहले अगवा कर चारों की गोली मारकर की गई हत्या। कैलिफोर्निया पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को किया गिरफ्तार। अंबानी परिवार और रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला शख्स पुलिस हिरासत में। मुंबई पुलिस ने बिहार के दरभंगा से युवक को किया गिरफ्तार। कांग्रेस नेता उदित राज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ किया आपत्तिजनक ट्वीट। इस बयान पर भाजपा ने किया पलटवार तो वहीं महिला आयोग ने भेजा नोटिस। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय को घेरने की गई कोशिश। कई बहुजन संगठनों ने किया प्रदर्शन तो धारा 144 की गई लागू। गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत का कारण बना कफ सिरप। 4 भारतीय दवाओं के खिलाफ भी WHO ने जारी किया अलर्ट। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूजीलैंड की विदेश मंत्री से हिंद प्रशांत सागर और यूक्रेन संघर्ष पर की चर्चा। वीजा मामला भी उठाया। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 विश्व कप के लिए रवाना हुई भारतीय क्रिकेट टीम। कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम कुल 14 खिलाड़ियों के साथ ऑस्ट्रेलिया गई। जदयू के राष्ट्रीय सचिव राजीव रंजन ने केंद्र सरकार पर कसा तंज। कहा महंगाई और बेरोजगार के सवाल पर मोदी सरकार हुई फेल। थाईलैंड में एक चाइल्ड सेंटर में हुई मास शूटिंग। 32 लोगों की गोलियों से भूनकर मौत की घाट उतारकर हत्यारा हुआ फरार। केरल के पालक्काड जिले में ट्रक और बस की हुई भीषण टक्कर। इस सड़क हादसे में 9 लोगों की हुई मौत।
राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम